स्क्रीन स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? यस सर। तो एक तो गॉस थ्योरम जानते हो कि गॉस थ्योरम क्या होता है? जानते हो गॉस थ्योरम? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चार टर्म सबसे पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा होगा। एक तो ई पढ़ा होगा, ई पढ़ा होगा, डी पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा? बी एंड एच। ठीक है, ये चारों क्या है आपके? स्ट्रेंथ। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए चारों का यूज किया जाता है, चारों पैरामीटर का। बात करते हैं ई की। ठीक है, या सबसे पहले मैं डी की बात कर लेता हूँ। तो डी क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और आपका बी क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसी तरीके से, ठीक है, तो जो भी आप डेंसिटी नाप रहे हो, ओवर एरिया नाप रहे हो। ठीक है, ओवर एरिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, जो भी आप स्ट्रेंथ नाप रहे हो, वो डेंसिटी मतलब ओवर एरिया नाप रहे हो। मतलब इसका जो यूनिट आएगा पर मीटर स्क्वायर आएगा। हम लोग देखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो भी स्ट्रेंथ नाप रहे हो और एरिया नाप रहे हो, और एरिया मतलब कहने का मतलब और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं एच और ई क्या होता है। तो ई जो आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ओवर अपन क्या कर रहे हैं? ओवर मीटर नाप रहे हैं, ओवर लेंथ। जो भी आप स्ट्रेंथ नाप रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्लक्स का, वो ओवर लेंथ नाप रहे हो। ठीक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरीके से हम लोग बात करें एच का। एच क्या था आपका? एच क्या था बताओ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको भी ओवर क्या कर रहे हो आप? लेंथ नाप रहे हो। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज क्लियर हुआ? प्राचिता? यस सर। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक तो फोर्स, ठीक होता है, एक फोर्स होता है और एक होता है प्रेशर। ठीक, तो जब आप प्रेशर नापते हो तो प्रेशर क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेंथ। प्रेशर से समझ में आ रहा है कितने स्ट्रेंथ से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो फोर्स डिवाइड बाय द एरिया, कितने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप स्ट्रेंथ नापोगे, ठीक है, आपने उसमें ही पढ़ा होगा जो फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिकल बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक पढ़ा होगा, ओवर लेंथ। अपनों को ट्रस ट्रस होता था, उसको ओवर लेंथ देखते थे कितना फोर्स उसमें आ रहा है। ओवर लेंथ देखते थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ देखते थे ट्रस में। ठीक है, तो फिर वो सब चीजें बेंडिंग मोमेंट वगैरह निकालते थे। तो जब भी आप स्ट्रेंथ देख रहे हो, ठीक है, तो ओवर लेंथ देख रहे हो, ओवर एरिया देख रहे हो। ठीक है, कितना प्रेशर है, कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखें, तो जब भी आप ओवर एरिया देखते हैं, जब भी आप चीजों को ओवर एरिया में एनालाइज करते हो, जब भी स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया में देखते हो, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करोगे और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करोगे। लेकिन ओवर लेंथ आप अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है सब। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। मेरी आवाज यस नहीं सर। आ रही क्या? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि आप लोगों ने कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स कब देखा था? तो आप लोगों ने जब देखा होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब भी हम लोग सोचते थे, तो एक चार्ज होता था, प्लस चार्ज है इस प्लेट में, और इस प्लेट में माइनस चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो जब भी आप चार्ज देखते थे, ठीक है, जब भी आप जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, वोल्टेज जितना आप अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा चार्ज क्रिएट होता था। मतलब जो Q है इज प्रोपोर्शनल टू C, आप लोगों ने कैपेसिटेंस में देखा था। तो हम लोग देखें, अगर Q इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालें, तो यहाँ से आता था कैपेसिटेंस इनटू दी वोल्टेज। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV, ये पढ़ा होगा। तो ये तो हो गया आपका नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने आपको, या मैंने, मेरे से तो नहीं पढ़े हो, तो जो नेटवर्क एनालिसिस जो है वो सबसेट ऑफ दी EMT है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, हम लोग जब हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जाएंगे। अगर लो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करोगे तो लो फ्रीक्वेंसी में नेटवर्क एनालिसिस करोगे सर्किट का, है ना। अगर आप वोल्टेज और करंट के बारे में सोचोगे, वोल्टेज और करंट एनालिसिस करोगे, तब आप नेटवर्क एनालिसिस करोगे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एनालिसिस करोगे, E&H, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चर्चा करोगे। तो यहाँ पे वेव्स है, VI वेव्स है, तो यहाँ पे आपका EM वेव्स है। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हो, तो ये जो आप लोग देख रहे हो दैट इज दी पार्ट ऑफ दिस। अगर आप वोल्टेज आ गया, चार्ज आ गया, दैट इज दी पार्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। अब इस नेटवर्क एनालिसिस को मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको बोथ साइड में क्या कर रहा हूँ, उसको मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मीटर से डिवाइड करूंगा, यहाँ से मीटर से डिवाइड करूंगा, तो बोथ साइड मीटर स्क्वायर से डिवाइड हो गया। तो क्यू का जो चार्ज होता है, क्यू का यूनिट जो होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया कैपेसिटेंस का क्या होता है बताइए, फैराडे होता है, फैराडे यस। डिवाइड बाय मीटर, और वोल्ट, वोल्टेज का वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, फैराडे पर मीटर इज नथिंग बट एप्सिलॉन, और वोल्ट पर मीटर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप जानते हो। और डेट इज द कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, डेट इज नथिंग बट, आप जो है जो स्ट्रेंथ नाप रहे हो और एरिया, डेट इज नथिंग बट D। तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ से फॉर्मूला आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो ये कूलम्ब है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये हो गया। तो बात करते हैं ये क्या शो कर रहा है। तो आप देख रहे हो डी और ई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं डी में एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन इंटू ई कर देता हूँ तो मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाता है। ठीक, अच्छा एप्सिलॉन के बारे में बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक, तो आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई, बता सकता है, 1/36 पाई क्या होता है, बताइए। 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻⁹ होता है क्या, या मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू जानता हूँ 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो ये देख लेना एक बार, ये वाला देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, डेट मींस फैराडे पर मीटर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये तो एप्सिलॉन नॉट होके कांस्टेंट हो गया। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली बताता क्या है, ये अपना बात। तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फॉर द एयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 फॉर द एयर। ठीक है, लेकिन आप जो देख रहे हैं एप्सिलॉन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, या फिर यूं कहें कि एप्सिलॉन आर क्या बता रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल में घुस सकता है। ये रिलेटिव परमिटिविटी बताता है। परमिशन,
परमिटिविटी मतलब परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास दो मैटर है, ठीक है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ईएम वेव्स ट्रांसमिशन होता है तो दीवार में तो घुसेगा, खिड़की के माध्यम से आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इसकी बात कर रहा हूँ कि कितना वेव्स अंदर जा सकता है, पेनिट्रेट हो सकता है। पेनिट्रेशन एबिलिटी इज नथिंग बट परमिटिविटी। ठीक है, पेनिट्रेशन एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज नथिंग बट दी परमिटिविटी। तो कितना वो मतलब अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, दैट इज वो पता चलेगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी से पता चलेगा। मतलब मान लो अगर इसके अगर मैं इसको दो वेव्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी फॉर दिस मटेरियल। तो इस मटेरियल से इस मटेरियल की जो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कितना आपका रिलेटिव परमिटिविटी ये बताता है कि एबिलिटी टू पेनिट्रेट इन दैट मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर सभी Yes, को? sir. तो आप क्या देख रहे हो कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम मतलब लगभग 80 से 90% जो मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड घुस सकता है। इससे ये समझ में आया हमें। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हाई, तो हर चीज में लगभग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने कभी भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इंडक्टर में देखा होगा। तो ये इंडक्टर आपने देखा होगा। तो इंडक्टर में क्या होता था, एक करंट बहता था, तो इस करंट की वजह से क्या हो गया, एक दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स जाता था। तो जितना ज्यादा आप करंट बहाते जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मान लीजिए मैं उसको साई एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उतना ज्यादा वो इंक्रीज हो जाएगा। जितना करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ठीक है, अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएं तो ये आता था L इंटू आई। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट L इंटू आई, आपने पढ़ा होगा। अगर मैंने उसी बात की, अगर वोल्टेज और करंट है दैट इज नथिंग बट, ये नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट है जो आपने थर्ड सेमेस्टर फोर्थ में पढ़ लिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसको और स्ट्रेंथ बात करें, तो मैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ भी मीटर आ गए, यहाँ पे भी मीटर आ गए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एल एल का क्या हो गया, हेनरी, आपने जाना हेनरी डिवाइड बाय मीटर। करंट का क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग वेबर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेबर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट वेबर पर मीटर स्क्वायर नथिंग बट आपका ये हो गया हेनरी पर मीटर नथिंग बट म्यू। एम्पियर पर मीटर करंट ओवर लेंथ इज नथिंग बट क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड दी ओवर एरिया इज नथिंग बट फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां तक क्लियर है सभी को? यहाँ पे थोड़ा क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ठीक, तो अब इसके बारे म्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू आप जानते हैं, म्यू इज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू म्यू आर। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या आती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये ठीक है। और म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, लगभग जो है बहुत कम होती है। ठीक है, म्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, आसपास होती है 1 के। इसलिए किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वो परमिट करे, ये बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दुनिया में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को परमिट नहीं करता। क्लियर हुई ये बात? एप्सिलॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसमें म्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में चीजें समझ में आ रही है आप लोग को कि मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं जाता किसी मटेरियल में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। ठीक है, और एक तो ये हो गया। तो म्यू आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एबिलिटी टू परमिट परमिशन फॉर दी मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना ज्यादा म्यू आर होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें
जा सकता है। तो इसकी म्यू आर की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है फॉर दिस। तो यहां तक सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर वो एरिया स्ट्रेंथ देख रहे हो तो आप किसकी बात करोगे? फील्ड, सॉरी, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात करोगे। ओवर एरिया देखोगे तो फ्लक्स डेंसिटी के बारे में चर्चा करोगे। लेकिन ओवर लेंथ देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का तो आप ओवर इंटेंसिटी, ओवर लेंथ बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करोगे। ठीक है, तो ये अगर इसी चीज को आप ओवर एरिया देखते तो आप बी की तरफ जाते, और लेंथ देखते तो आप एच की तरफ जाते। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक ईएम वेव्स के रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि चार्ज देखा होगा, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, ये अंदर भी आएगा, आपकी तरफ भी जाएगा, चारों तरफ आएगा। ठीक है, तो जो जो स्थान चार्ज का है फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही स्थान आपका आइडियल एलिमेंट का है, मतलब करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट का है। ठीक है, अब आप बात करें कि चार्ज से ऊपर क्या होता है। आप सभी जानते हैं चार्ज से ऊपर क्या होता है, बताइए? करंट होता है। ठीक है, अगर आप इसको अपन देखते हैं, ठीक है, करंट हो गया, और आइडियल से ऊपर क्या हो गया आपका, सॉरी, चार्ज से ऊपर आ गया आपका सर, ये चार्ज हो गया, फिर लाइन चार्ज, फिर सरफेस चार्ज, और फिर जो होता है वॉल्यूम चार्ज होता है। ठीक है, तो लाइन चार्ज क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज क्या हो गया? चार्ज ओवर एरिया, चार्ज पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लेंथ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और अगर हम लोग बात करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, जो स्थान आपका Q का है फॉर ई के केस में, वही स्थान आपका आइडियल है फॉर द केस ऑफ H। इसी तरीके से आइडियल के ऊपर हो गया I के ऊपर हो गया J, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका K, करंट पर यूनिट लेंथ, और उसके बाद J आता है करंट पर यूनिट एरिया, और ये हो गया आपका करंट। ठीक है, तो क्लियर है सभी को? कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने, अगर आप कंडक्टर में देखें तो कंडक्टर में करंट आई रहता है। फिर अगर आप देखें, और अगर करंट किसी सरफेस में बह रहा है तो हम लोग उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और अगर कोई करंट जो है वो एरिया जा रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में देखा होगा। उसी तरीके से अगर मैं चार्ज की बात करूं तो पॉइंट चार्ज हो गया। ठीक है, आइडियल एलिमेंट, ये आइडियल एलिमेंट है, मतलब करंट का मैं एक बहुत छोटा एलिमेंट ले रहा हूं, तो ये आइडियल एलिमेंट। तो ये जो आइडियल एलिमेंट है इस नथिंग बट एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो उतना स्ट्रेंथ देगा। और इसी में बात करें कि अगर आप और लेंथ देख रहे हो तो ये आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और एरिया देख रहे हो तो ये आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये सेम स्ट्रेंथ देगा लगभग। और अगर ओवरऑल वॉल्यूम देख रहे हो तो ये वॉल्यूम बना दिया, और ये वॉल्यूम में पूरा फैला हुआ है आपका चार्ज, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये रूल। तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा।
ठीक है। Yes, sir. मैं थोड़ा शॉर्टकट में निपटा रहा हूँ। ठीक है। अब इन चीजों को नापते कैसे हैं, ये सब चीजों को देखते कैसे हैं, ये आप लोगों ने डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट देखा होगा। ठीक है। उसको मैं डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट को स्किप कर रहा हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अपन गॉस थ्योरम में ही चलते हैं डायरेक्ट। ठीक, तो अगर आप चार्ज रखोगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में चार्ज, ठीक, तो इससे सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। ये आपके आपके ऊपर भी आएगा, मेरे ये स्क्रीन के नीचे भी जाएगा। ठीक है, अब इस चार्ज को मान लीजिए मैं इसको ओवर एरिया देख रहा हूं। ठीक है, तो यहीं पे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज नथिंग बट दी, सॉरी, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज नथिंग बट दी चार्ज। तो अगर आपने टोटल फ्लक्स देख लिया, टोटल फ्लक्स अगर आपने कैलकुलेट कर दिया, तो वही क्या होता है, आपका चार्ज के इक्वल होता है। अगर आपने टोटल फ्लक्स का स्ट्रेंथ नाप लिया, तो वो चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट भी कूलम है और चार्ज का यूनिट भी कूलम ही है। तो टोटल फ्लक्स कैसे नापोगे, टोटल फ्लक्स नापोगे आप डी डॉट डी एस से। ठीक है, डी डॉट डी एस, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखते हैं इसको। डी क्या होता है एक्चुअली में, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इंटू डीएस का क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो टोटल कूलम आप नाप रहे हो, इंटीग्रेशन मतलब टोटल। ठीक है, तो टोटल कूलम या टोटल फ्लक्स। ठीक है, और मैंने इस जो डी को भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और पर मीटर स्क्वायर, ये लिखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एरिया। तो ये जो कूलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, टोटल। तो टोटल फ्लक्स इनक्लोज इन दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट दी चार्ज। ठीक है, तो ये आगे यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। ये पता है ना सबको। तो टोटल है तो यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटीग्रल आएगा। क्लियर है सभी को। Yes, sir. ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में निपटा रहा हूँ, ज्यादा समझा नहीं सकता क्योंकि ये है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन मैं बस एक व्यू देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करें कि जो फ्लक्स का नेचर क्या है। तो फ्लक्स का नेचर क्या, आउटवर्ड है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, इनवर्ट होता। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज होता तो ये इनवर्ट। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, टेंजेंशियली दिख रहा है, मतलब या तो सीधा जाएगा या तो टूवर्ड्स या फिर आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेट हो। तो ये चीज अगर मान लीजिए मैं इसको फ्लक्स कांस्टेंट है, तो मैं फ्लक्स को कांस्टेंट है चारों तरफ, तो फ्लक्स को बाहर ले लिया, इट इज नथिंग बट ds डिवाइड बाय दी चार्ज। ये फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसको बाहर ला सकता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्लोज इंटीग्रल को इधर लेके जा रहा हूं। तो q डिवाइड बाय दी क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, तो क्यू, जब भी आप सरफेस को क्लोज सरफेस बनाते हैं, क्लोज्ड सरफेस,
मतलब क्लोज सरफेस क्या बनाता है, एक्चुअली वॉल्यूम बनाता है। अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए ये सरफेस है, एक सरफेस हो गया, फिर दूसरा एक सरफेस हो गया, ऐसा हो गया, तीसरा एक सरफेस ऐसा हो गया, चौथा सरफेस ऐसा हो गया, पांचवा ऐसा हो गया, छठवा ऊपर में। तो अगर आप पूरे सरफेस को क्लोज कर दोगे, पूरे सरफेस को क्लोज कर दोगे, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नथिंग बट इज Q डिवाइड बाई दी वॉल्यूम। ठीक, तो टोटल चार्ज ओवर ए वॉल्यूम अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर पॉइंट का, तो वो डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉइंट का अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल डॉट डी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई बी, दैट इज नथिंग बट रो वी। तो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक, डाइवर्जेंस मतलब उस पॉइंट से कितना आउटवर्ड जा रहा है या इनवर्ड जा रहा है। टोटल आउटवर्ड माइनस इनवर्ड इज नथिंग बट द डाइवर्जेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट, उससे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड कब आता है, जब आपने देखा होगा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आप उसमें करंट बह रहा है, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड आता है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया इसमें, ठीक है, ये तो हो गया। और इसमें स्ट्रेंथ किसमें नाप रहा है, और मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कॉस क्या था इसमें, कॉस इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, डेट इज नथिंग बट Q। ठीक है, अगर आप स्ट्रेंथ नाप रहे हो, स्ट्रेंथ और एरिया, डेट इज नथिंग बट D। ठीक है, और इफेक्ट क्या आ रहा है आपका, इफेक्ट डेट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, ओवर एरिया या फिर ओवर मीटर उसको। और इफेक्ट क्या आ रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो कॉस डेट इज चार्ज, चार्ज की वजह से जो इफेक्ट आया डेट इज दी फ्लक्स डेंसिटी। और उसके स्ट्रेंथ को किसमें नाप रहे हो, ओवर मीटर स्क्वायर नाप रहे हो। तो यहां से जो फॉर्मूला आया D डॉट डी एस इज नथिंग बट चार्ज। ठीक है, आप उसके स्ट्रेंथ को ओवर मीटर स्क्वायर नाप रहे हो, और वो किसके इक्वल है, उसके कॉस के इक्वल है, दैट इज चार्ज। इसी तरीके से देख लेते हैं, मान लीजिए कोई एक कॉस, कॉस क्या था यहाँ पे, करंट। तो करंट की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे चारों तरफ आपको क्या दिख रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हो, और आप क्लोज्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इस पूरे लूप के क्रॉस में देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मान लीजिए ये पूरा लूप, तो ये लूप क्या बता रहा है, एक्चुअली में क्लोज्ड लेंथ बता रहा है। क्लोज लेंथ कैसे बता रहा है, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर के 4 लेंथ है, मान लीजिए L1 L2, स्क्वायर का तो इक्वल होगा, मान लीजिए 1L 2L 3L हो गया, चौथा है। तो चारों L को मिला दोगे, चारों उसके साइड्स को मिला दोगे, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो और सर्कल भी एक्चुअली में क्या है, सर्कल में यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इस वायर को मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सर्कुलर बना दूं, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो सर्कुलर भी क्या है, एक्चुअली में क्लोज्ड है। और क्लोज्ड क्या है, दैट इज नथिंग बट क्लोज्ड लेंथ। एक तो होता है लेंथ, और एक तो होता है क्लोज्ड लेंथ। ये हो गया आपका लेंथ। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन ले लिया दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये लेंथ। लेकिन अगर इसी को मैं क्लोज्ड कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से क्लोज्ड लेंथ बनाएगा। ठीक है, या फिर सर्कुलर भी क्या एक तरीके से क्लोज्ड लेंथ। तो जब आप स्ट्रेंथ को क्लोज्ड लेंथ में नाप रहे हो, तो एक्चुअली में क्या है, ये स्ट्रेंथ आपको जो दिख रहा है, इफेक्ट कॉस क्या था आपका, करंट, करंट की वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी स्ट्रेंथ नाप रहे हो और लेंथ नाप रहे हो, और क्लोज्ड लेंथ नाप रहे हो। ठीक है, ये जो आपका लूप दिख रहा है। ठीक है, तो इस ओवर क्लोज लेंथ नाप रहे हो, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से। तो टोटल स्ट्रेंथ ओवर द क्लोज्ड लेंथ, ओवर द क्लोज्ड लेंथ, टोटल स्ट्रेंथ
ओवर द क्लोज्ड लेंथ, और स्ट्रेंथ किसमें है, पर मीटर स्क्वायर में, पर मीटर में, ओवर अ लेंथ में, ठीक है। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ लेंथ नाप रहे हो तो उसके कॉस के इक्वल होगा, ठीक है। जो उसका सोर्स है, उसका जो कॉज है, दैट इज नथिंग बट करंट। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, एच डॉट डी एल इज नथिंग बट करंट। ये क्लियर सभी को, एम्पियर्स लॉ। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ को नापा, पहले वाले केस में हम लोग ओवर एरिया नाप रहे थे, ठीक है। और अभी जो स्ट्रेंथ नाप रहे हैं ओवर क्लोज्ड लेंथ नाप रहे हैं। तो जो क्लोज्ड लेंथ दैट इज द लूप, और मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो हमेशा लूप में एग्जिस्ट करता है, हमेशा सर्कुलर होता है, कर्ली होता है, कर्ली नेचर होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइवर्जेंस इन नेचर होता है, या तो आउटवर्ड हो गया तो इनवर्ट होगा, ठीक है, डाइवर्जेंस नेचर होता है उसका। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कर्ली नेचर होता है, ठीक है, सर्कुलर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर इस क्लोज लेंथ को मैं इधर लेके जा रहा हूँ ऑन द डिवीजन साइड, तो दैट इज नथिंग बट आई डिवाइड बाई द क्लोज। तो क्लोज लेंथ क्या बनाता है, आपका एरिया बनाता है, ठीक है। अगर आप एक चार चार लेंथ को क्लोज्ड कर दोगे तो एक एरिया हो गया, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ। तो ये एक्चुअली में क्या दिख रहा है आपको, एरिया दिख रहा है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, क्लोज लेंथ इंटीग्रल को एरिया लिख रहा हूँ। और आई डिवाइड बाई एरिया इज नथिंग बट द जे, करंट पर यूनिट मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट दी जे। तो यहाँ से जे आ गया। और जो आप स्ट्रेंथ नाप रहे हो, जो स्ट्रेंथ नाप रहे हो और एरिया नाप रहे हो, दैट इज द स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कर्ली नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से आ गया डेल क्रॉस एच इज नथिंग बट ये। यहां तक क्लियर सभी को? क्लियर है? Yes, sir. यस। ठीक है, ईएम वेव्स की बात करते हैं, ईएम वेव्स ऑन स्टैटिक फील्ड। तो स्टैटिक फील्ड क्या होता है, जो समय के साथ कांस्टेंट रहे। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई अलमारी रखा हुआ है, ठीक है। अब वो अलमारी जो है पिछले 5 साल से वैसे ही रखा हुआ है, तो वो स्टैटिक, मतलब समय के साथ चेंज ही नहीं होता, ठीक है। तो जो चीज समय से डिपेंडेंट ना हो, दैट इज नोन एज द स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो चेंज ना हो, मतलब टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट वाला केस ले रहे हो तो उसके केस में क्या इक्वेशंस होंगे, और अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट ले रहे हो तो उसके केस में क्या इक्वेशंस होंगे, ये देखो। अगर यहीं पे मैं चार्ज फ्री लिख दूंगा तो चीजें बदल जाएंगी। तो हम लोग देखेंगे चार्ज फ्री लिखने से क्या होता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन इन द केस ऑफ स्टैटिक फील्ड, हम लोग देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन कुछ नहीं है, वो 4 इक्वेशंस है, उसको मिला दिया है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, एक तो एम्पियर्स लॉ को मिला दिया, और आपका गॉस थ्योरम को मिला दिया, आपका केवीएल को मिला दिया, और केसीएल को मिला दिया, ठीक। और ये चारों को मिला के अपना खुद का एक इक्वेशन लिख दिया, मैक्सवेल इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो पहला इक्वेशन आपने देखा होगा, एक तो इंटीग्रल फॉर्म में और एक तो पॉइंट फॉर्म में। तो पॉइंट का यदि स्ट्रेंथ नापना है और एरिया, और तो आप उसको डाइवर्जेंस नेचर हो गया, और कर्ली नेचर हो गया मैग्नेटिक फील्ड केस में। तो ये पॉइंट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रल में हम लोग देखा था, पहला इक्वेशन था दैट इज द क्लोज डी डॉट डी एच इज नथिंग बट क्यू। इसी तरीके से डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर मैं 3 लिख रहा हूँ। तो ये आपने देखा था दैट इज द एच डॉट डी एल, दैट इज नथिंग बट करंट, और पॉइंट फॉर्म में डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ठीक है। अब मैं केवीएल और केसीएल इक्वेशन 2 इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो अगर मैं मान लो डी वाली बात हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे एच वाली बात कर चुके हैं। अब हमारे पास दो जो टर्म है अभी तक हमने उसका यूज नहीं किया है, दैट इज द बी एज एंड द ई। तो बी और ई का यूज कर रहा हूँ। तो ई क्या एक्चुअली में वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं मान लो
एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवर अ लेंथ नापता हूँ, ई डॉट डीएल करता हूँ, डेट इज दी, आपको क्या दिख रहा है, वोल्ट पर मीटर इनटू द मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो क्लोज्ड वोल्टेज, ठीक है, टोटल वोल्टेज, ठीक, तो टोटल वोल्टेज क्या बता रहा है एक्चुअली में, टोटल वोल्टेज बताता है केवीएल, आप जानते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लोग करते थे इज इक्वल टू 0, V1 मान लीजिए वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टेंस है, वोल्टेज अक्रॉस दी मान लो कैपेसिटर है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो ये टोटल वोल्टेज 0 होता है फॉर द केस ऑफ केवीएल। तो ये जो इक्वेशन है E डॉट डीएल इज इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है केवीएल इक्वेशन, ठीक है। और बात करते हैं, अगर हम लोग बी को करते हैं तो बी क्या होता है, फ्लक्स और मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मीटर स्क्वायर, तो मैं इसको डॉट डीएस से कर रहा हूँ, तो बी डॉट डीएस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया इज नथिंग बट 0, क्यों, क्योंकि बी का जो यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और डीएस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टोटल क्लोज्ड करंट दैट इज नथिंग बट दी टोटल क्लोज्ड करंट या फिर टोटल समेशन ऑफ द करंट इज नथिंग बट 0, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका केसीएल इक्वेशन, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका केसीएल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे केसीएल इक्वेशन क्या हो गया, फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केसीएल इक्वेशन क्या होगा, डेल क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस इज 0 एंड फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ लेंथ इज 0, तो ये हो गया केवीएल और ये हो गया केसीएल इक्वेशन। तो समझ में आ रहा है ईएमएफ के केस में केवीएल इक्वेशन और केसीएल इक्वेशन क्या है। यहाँ तक क्लियर सभी को, क्लियर है, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने केवीएल और केसीएल इक्वेशन देखा, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स रखा करो यार, फिर मेरा रिस्पॉन्स अलग हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। Yes. फिर हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम और कर्ल थ्योरम जानते हैं, तो मैं ऐसे ही बस बता देता हूँ, हम लोग डी डॉट डी एस इज नथिंग बट दी क्यू, और क्यू क्या होता है, डेट इज द टोटल वॉल्यूम चार्ज ओवर द वॉल्यूम, ठीक है। और अगर मैं तो चार्ज को मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल वॉल्यूम चार्ज, तो रोवी इंटू डीवी कर सकता हूँ, और रोवी क्या होता है, फ्रॉम द पॉइंट फॉर्म हमने देखा है रोवी इज नथिंग बट डेल डॉट डी, तो डेल डॉट डी इंटू रोवी, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इस दोनों इसको हटा दूं तो यहाँ से मेरा डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस लिखा हुआ है तो डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कर रहा है, डीएस को रोवी से, मतलब डीएस और रोवी के बीच रिलेशन है, मतलब कोई सरफेस में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करोगे तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोग ये यहाँ से डाइवर्जेंस थ्योरम आ गया, तो यहाँ पे हमने देखना है मैं डीएस से करके मैं यहाँ पे दो इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, ये हो गया डीएस डी डॉट डीएस, और इसको लिख दिया, तो ये वॉल्यूम है तो मैं तीन इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, तो ये डेल डॉट डी इंटू रो, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी डाइवर्जेंस थ्योरम को जब आप लगाओगे, ठीक है, और कर्ल थ्योरम के बारे में बात कर ले, तो कर्ल क्या होता है, एच डॉट डी एल इज नथिंग बट करंट, करंट को हम लोग कह सकते हैं टोटल करंट ओवर एरिया, दैट इज जे डॉट डी एस, और जे को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट फॉर्म, दैट इज डेल क्रॉस एच इंटू डी एस, तो ये क्या हो गया आपका, एच डॉट डी एल इज नथिंग बट डेल क्रॉस एच डी एस, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो पहला हम लोग फॉर्मूला देखा था, फॉर द केस ऑफ केवीएल इक्वेशन ई डॉट डीएल इज नथिंग बट 0, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ई डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डीएस इज इक्वल टू 0, इस थ्योरम के तहत। तो यहाँ से समझ में आ गया कि डेल क्रॉस ई इज नथिंग बट 0, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 ये क्या बता रहा है कि क्रॉस मतलब करली नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो करली नेचर क्या होगा, नहीं होगा,
तो यहाँ से मैं पॉइंट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से बात करें, इस थ्योरम को अप्लाई करोगे फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे डेल डॉट बी आ जाएगा। तो डेल डॉट बी डी वी नथिंग बट 0। तो यहाँ से आ गया डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस नेचर नहीं, इनवर्ट और आउटवर्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, करली होगा। तो ये जो इक्वेशन बता रहा है ये डाइवर्जेंस नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो इक्वेशन बता रहा है ये करली नेचर है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. अब क्या क्या Yes, कई sir. बार क्या होता है, अब मैं उस पर अंदर नहीं घुसूंगा, कई बार यहाँ पे चार्ज फ्री लिखा जाता है, चार्ज फ्री स्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव्स ऑन चार्ज फ्री स्टैटिक फील्ड। तो चार्ज फ्री स्टैटिक फील्ड में क्या करना है, चार्ज को जीरो कर देना, क्यू को क्या कर देना, जीरो कर देना। जब क्यू जीरो होगा तो रो भी जीरो होगा, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये बेसिक 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब ये बेसिक 4 इक्वेशंस जब हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड के बारे में बात करेंगे तो ये चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। टाइम वेरिंग में जब हम लोग बात करेंगे चीजें बदल जाएंगे। तो जो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 लिख देता हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर, जो लाइन इंटीग्रल वाला जो इक्वेशन, सरफेस इंटीग्रल वाला जो इक्वेशन है, हाँ ठीक है, सरफेस इक्वेशन वाले जो इंटीग्रल है वो चेंज नहीं होते फॉर द केस ऑफ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। मतलब आपका टाइम चेंज हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट ईएम वेव्स। टाइम इंडिपेंडेंट ईएम वेव्स मतलब पहले वाले केस में ईएम वेव्स कांस्टेंट था, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले केस में कांस्टेंट नहीं है, मतलब ई ऑफ टी है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और एच ऑफ टी है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो जब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसका जो सरफेस वाला है वो चेंज नहीं होगा, सरफेस इंटीग्रल वाले इक्वेशन चेंज नहीं होंगे, लेकिन लाइन इंटीग्रल वाले इक्वेशन चेंज होगा, ठीक है। तो ये चेंज होगा, तो इस चेंज को हम लोग देखते हैं कैसे होता है। और इस इक्वेशन को उसने चेंज किया मैक्सवेल ने, तो क्या क्या चेंज होता है ये देख लेते हैं। तो जो पहला जो इक्वेशन था डेट इज ई डॉट डी एल इज नथिंग बट हमारा जीरो आ रहा था, सॉरी ई डॉट डी एल जीरो आ रहा था, और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा फॉर द केस ऑफ, और दूसरा जो इक्वेशन था आपका एच डॉट डी एल इज नथिंग बट जे, ये चेंज हो जाएगा फॉर द केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको समझने के लिए ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा फॉर द केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड। इसको समझने के लिए हम लोग को फैराडेज लॉ में जाना होगा। तो ये बहुत फास्ट समझा रहा हूँ। फैराडेज लॉ में आपने देखा होगा कि एक एक रॉड होता था, ये रॉड टू एंड फ्रो होता था, इधर गया इधर गया, ठीक है। और एक मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एरिया है जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक क्लोज्ड एरिया में ही करंट बहता है। अगर आप बात करें, अगर ये V1 है, ये दूसरा करंट R1 है, ये R2 है, ये मान लीजिए R3 है, ठीक। तो इसमें करंट नहीं बहेगा, करंट तभी बहेगा जब इसको क्लोज्ड करो, ठीक है। जब भी क्लोज लूप के बारे में बात करते हो तो आप करंट के बारे में बात करते हो, लेकिन अगर आप क्लोज नहीं है लूप तो आप वोल्टेज के बारे में चर्चा करते हो। तो जब मैं इसको क्लोज्ड कर दिया, दैट इज ये पाथ मेरा क्लोज हो चुका है, ये पाथ मेरा क्लोज हो चुका है। अब इसमें करंट बहना चाहिए। तो करंट बहाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा बाहर आउटवर्ड जा रहा है, ये बाहर आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। ये बाहर नहीं, अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक। अब बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की जा रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे किया जाए। तो चेंज करने का क्या तरीका है कि अगर आप रॉड को चेंज करोगे तो उस एरिया, जो एरिया इंक्लोज्ड जो एरिया है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो कम हो जाएगा। तो रॉड को थोड़ा उधर और बाहर करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो एरिया जैसे जैसे कम होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड ओवर एरिया कम आएगा। जैसे जैसे हम लोग मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओवर एरिया कम आया, मतलब स्ट्रेंथ कम आया ओवर एरिया, तो करंट भी उस हिसाब से चेंज होगा। और अगर हम लोग इस एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीज होगा, तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है ये देखते हैं।
तो आप रॉड को चेंज कर लीजिए एक तो रॉड को चेंज कर रहे हो तो एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। टाइम के साथ मैं टाइम के साथ खींच रहा हूँ, हालांकि मेरा इतना स्ट्रेंथ होगा नहीं कि मैं रॉड को खींच सकूं, लेकिन मान लेते हैं कि किसी मशीन के थ्रू कर। तो एक तरीका यह है कि आप एरिया चेंज कर लीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग बना दीजिए। ठीक है, तो जब टाइम वेरिंग बनाओगे और एरिया चेंज करोगे, दोनों बात एक ही है, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, तो इसके अंदर मान लीजिए आप लोगों ने एक इक्वेशन देखा होगा, दैट इज द फोर्स इज नथिंग बट वी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये इक्वेशन देखा होगा। ठीक है, फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखा होगा। ठीक है, तो इसको लिए आप क्या करते हो, राइट हैंड रूल लगाते हो। तो v जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है आपका उसका, और किस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर की तरफ है, और जो मेरा मूवमेंट हो रहा है ऑफ दी लेंथ, जो कंडक्टर का जो मूवमेंट हो रहा है वो उधर जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, जब आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो ये लगा दिया, थंब आप लगाइए इस तरफ। ठीक है, और जो आपका सबसे तर्जनी उंगली है उसको नीचे की ओर लेके जाइए, तो ये नीचे की ओर गया, जो जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज क्लियर है, वी क्रॉस बी सभी को। वी लगाइए आपका जिस जिस डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी, और बी क्या है आपका नीचे की तरफ। ठीक है, बी क्या हो गया नीचे की तरफ, और वी क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया आपका, जो कि ये वाला उंगली बीच वाला रिंग फिंगर। क्लियर Yes, sir. यस सर। है ना ये। तो आप क्या देख रहे हो, जब आप इसको लेंथ को इधर लेके जा रहे हो तो इधर हो रहा है फोर्स, और जब आप लेंथ को आउटवर्ड लेके जा रहे हो राइट हैंड साइड जा रहे हो तो इधर जा रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लग रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर गए तो कभी इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सॉरी निगेटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रहता है। तो अगर जब इधर निगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा, और अगर उधर जाएगा तो इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट एक्सेलरेट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है फोर्स, कभी उधर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, दैट इज द प्लस माइनस, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते थे। ठीक है, ये एससी वाला बनाया होगा तो देखा होगा इंड्यूस्ड वोल्टेज, या फिर 12th में भी तो है था ये। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते थे, याद होगा आप लोग को। ठीक है, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब जो ये जो वोल्टेज था जो कि जीरो था, वो अब जीरो नहीं होगा। अब ये जो वोल्टेज होगा वो माइनस के फॉर्म, या फिर चलो मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, लेंजर लगाऊंगा तो मैं, तो ये इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया। अब जो वोल्टेज है वो जीरो नहीं है, अब इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, अब इस इंड्यूस्ड वोल्टेज को आप लोग बताइए किससे रिप्रेजेंट करते थे, माइनस क्या एन डी फाइव बाई डी टी से करते थे, ऐसा कुछ करते थे। ऐसे ही कुछ करते थे। ठीक है, तो कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना, कितने टाइम के साथ कितना आपका लेंथ चेंज हो रहा है, कंडक्टर चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने वहां से देखा होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी डी बी बाई डी टी। तो यहाँ से आ गया ई डॉट डी एल इज नथिंग बट माइनस एन डी वी बाई डी टी, या फिर एन को मैं हटा दूं, ये एक फॉर्मूला हो गया फॉर द केस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन द केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। Yes, sir. यस सर। अब बात करते हैं क्या कमी रह गई, कंसिस्टेंसी इन द केस ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स ने ये डिफाइन नहीं किया था, इसको बहुत शॉर्टकट में निपटा रहा हूं मैं।
मान लीजिए ये यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर कैपेसिटर में, तो एक तो करंट बह रहा है, ठीक, तो एसी करंट में अप्लाई कर रहा हूँ इन द केस ऑफ जो कैपेसिटर में, ठीक है। क्या गलती रह गई, कंसिस्टेंसी इन द केस ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो आप तो एक देख रहे हो जो करंट बह रहा है कंडक्टर में, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया नापेंगे तो जे से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कंडक्टर करंट है तो मैं जे सी लिख दिया, ठीक है। तो ये फिर अगर आप बात करें कि चार्ज के बारे में बात करें, तो ये आपका वेव है। तो एक तो दैट इज द वेव फॉर द वोल्टेज, ये वोल्टेज अप्लाई कर रहा है। तो एक तो वोल्टेज ज्यादा है, कहीं पे वोल्टेज कम है, लेकिन वो साइनसॉइडल फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर आप बात करें पॉजिटिव वेव की, तो ये पॉजिटिव वेव है। तो पॉजिटिव वेव में आप लोग पॉजिटिव चार्ज दोगे, तो इनिशियली जो होगा चार्ज कम होगा, और फिर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिस रेट से आपका वोल्टेज का एम्पियर मतलब सॉरी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, उसी रेट से आपका चार्ज भी चेंज होगा, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और कम वोल्टेज मतलब कम पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, जब हाईएस्ट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आप जैसे जैसे कम करते जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, जिस रेट से आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है, उसी रेट से आपका चार्ज ऑन द प्लेट चेंज हो रहा है, और उसी रेट से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। निगेटिव चार्ज के बारे में बात करें, तो जब निगेटिव वेव्स अप्लाई करोगे तो ये हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो कुछ इस तरीके से जब ज्यादा निगेटिव चार्ज होंगे, फिर कम निगेटिव चार्ज होंगे, और फिर कम निगेटिव, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, कम पॉजिटिव एंड दी कंपोजिट। तो उसी तरीके आपका क्या देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वोल्टेज के साथ। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो इसके अंदर जो अब जो टोटल चार्ज है, कहीं ना कहीं जीरो होना चाहिए, टोटल करंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस नोड में एनालिसिस करूं, जो केसीएल की एनालिसिस करूं, तो यहाँ पे तो आप बात कर रहे हो जेसी की, और यहाँ से निकला जेसी की, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो करंट है, अगर मैं इस पॉइंट में नोड एनालिसिस करूं, तो यहाँ पे कौन सा करंट बह रहा है, ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस के अंदर कौन सा करंट बह रहा है। तो ये जो कैपेसिटेंस के अंदर जो करंट बह रहा है, वो एक फॉर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट बह रहा है, जिसको हम लोग जेडी करंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज, ठीक है, कभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज ज्यादा है, कभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज कम। तो यहां से एक टर्म आया, दैट इज द जेडी, दैट इज नथिंग बट डेल डी बाई डेल टी, ठीक है। तो अगर आप बात करें डी, डी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो डी इज नथिंग बट एप्सिलॉन ई। तो यहां से आगे एप्सिलॉन बाहर कर दिया, तो ये ई आ गया। तो ये जो जेडी करंट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट जेडी है। तो अगर आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे अगर आपका जेसी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जेडी होगा। लेकिन जेसी इज इक्वल टू जेडी, जेसी इज इक्वल टू जेडी। लेकिन जेसी किस में बहेगा, आपका कंडक्टर में बहेगा, और जेडी किस में बहेगा, आपका डाइलेक्ट्रिक में बहेगा, फिर कैपेसिटर में बहेगा, ठीक है। तो कंडक्टर में जेसी है, लेकिन कैपेसिटेंस में क्या है, जेडी। क्लियर हो गया यहां से? तो ये जो आपका डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू मैं जेसी लिख रहा था, अब उसमें क्या एक्स्ट्रा टर्म आ गया, जेडी। तो यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। आप क्या देख रहे हो, एक तो इलेक्ट्रिक, एक वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वोल्टेज आ रहा है, इस चीज को ध्यान से देखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर, जो सरफेस चार्ज जो थे इक्वेशन, इसको आप वो अप्लाई करना, मैं नहीं कर रहा हूं,
डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना, तो ये सरफेस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जेसी प्लस जेटी, ठीक है। तो ये हो गया आपके मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग ईएम वेव्स कैसे जनरेट होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सचिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में बताऊंगा कि कैसे ईएम वेव्स का ट्रांसमिशन होता है, कैसे वो ईएम वेव्स एम्पलीफाई होता है। क्लियर है?